नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी में। हुर्रियतों से आज हम बात करेंगे यूपी में कुछ चर्चित गैंगस्टरों की मौत के बारे में। कुछ का एनकाउंटर हुआ, कुछ बीमारी से मरे, लेकिन उनके घर वालों ने, उनके मिलने वालों ने आरोप लगाया, प्रशासन पर आरोप लगाया, उसमें जांच हुई और क्या क्या निकला ये सब आपको बताएंगे। तो इसमें आज पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी का। उत्तर प्रदेश में बीते 7 सालों में कम से कम 10 कुख्यात गैंगस्टर की संदिग्ध मौत हो चुकी है। कोई मेडिकल जांच या कोई कोर्ट जाते समय गोलियों से मरा, किसी की कस्टडी के दौरान बीमारी से मौत हुई और कई गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए। इस कड़ी में सबसे जो ताजा नाम है वो है मुख्तार अंसारी का। जेल में जिनको कार्डियक अरेस्ट से जिनकी मौत हुई, 26 मार्च 2024 को बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ी। उसे पेट दर्द की समस्या थी। सुबह करीब 4 बजे उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और शाम करीब 6 बजे आईसीयू से छुट्टी दे दी गई। 28 मार्च को दोबारा तबीयत बिगड़ने पर रात 8:45 बजे मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार की हत्या की गई है। उमर ने मुख्तार के पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए। मुख्तार के बेटे उमर ने पिछले साल अपने पिता को जान का खतरा होने का अंदेशा जताया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुख्तार को बांदा जेल में मारने की साजिश हो रही है। मौत से हफ्ते भर पहले मुख्तार ने भी एक चिट्ठी में लिखा था कि 19 मार्च को उसे खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर दिया गया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। एक वायरल ऑडियो में मुख्तार अपने बेटे उमर से कह रहा है कि उसे 10 दिन से दिक्कत हो रही है, शरीर उठने की स्थिति में नहीं है। अब इसमें जांच की क्या आदेश है। बांदा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने बांदा के एमपी एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूसरा नाम आता है अतीक अहमद। 18 सेकंड में 20 राउंड फायर हुई। 15 अप्रैल 2023 की रात 10:30 बजे के करीब प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर 2 जीप रुकी। इसमें से अशरफ और अतीक अहमद उतरे। अगले 10 सेकंड में दोनों अस्पताल की तरफ बढ़ते हुए मीडिया से घिर गए। अशरफ ने बोलना शुरू किया, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तभी एक शख्स पीछे से आता है और अतीक की कनपट्टी पर फायर कर देता है। अगले 16 सेकंड में दोनों पर 18 राउंड गोली चलाई जाती है। इसके बाद मीडिया पर्सन बनकर आए तीनों हमलावर हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हैं। अशरफ का शरीर फौरन शांत हो गया, जबकि अतीक ने थोड़ी हरकत की और फिर थम गया। अब इस घटना पर भी सवाल उठाए गए। हमले के बाद अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में थे। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था। एनकाउंटर की आशंका में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। इस हत्या ने कई सवाल छोड़। अतीक पर गोली चलाने वाला लवलेश बांदा का, अरुण कासगंज का और सनी हमीरपुर का था। मर्डर के पीछे तीनों का कोई ठोस कारण नोटिस नहीं किया गया या कोई ठोस मोटिव उनका दिखा नहीं। मीडिया पर्सन बनकर आना जाना, पुलिस की कम घेराबंदी, तुर्की में जिगाना पिस्टल, हत्या के बाद सरेंडर कर देना। हमलावर 20 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने जवाबी फायर नहीं किया। सुरक्षित पकड़ लिया गया उन्हें। जांच में क्या सामने आया ये बताते हैं। हत्या की जांच के लिए 16 अप्रैल 2023 को एक न्यायिक आयोग बनाया गया। 11 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया कि अतीक अहमद की हत्या में पुलिस का कोई पार्ट नहीं पाया गया है। तीनों आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड से होटल में कमरा लिया और अपराध को अंजाम दिया। निष्पक्ष जांच में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तीसरा नाम आता है असद अहमद का, जिसका एनकाउंटर किया गया। कुल 9 गोली चली थी, 2 लोग मारे गए थे। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में अतीक अहमद का बेटा असद गोली चलाता दिखा। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को जानकारी मिली थी कि असद अहमद और एक अन्य शूटर गुलाम मोहम्मद झांसी या उसके आसपास कहीं छिपे हैं। एफआईआर के मुताबिक एसटीएफ ने दोनों को रोका, लेकिन ये कच्चे रास्ते पर गाड़ी रोककर भागने की कोशिश करने लगे।
1.5 किलोमीटर आगे जाकर उनकी बाइक फिसलकर बबूल के झाड़ में गिर गई। दोनों ने जमीन की आड़ लेकर पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जवाब में कुल 9 राउंड फायर किया। दोनों घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इनकी मौत पर भी सवाल उठाए गए थे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इनकाउंटर के बाद कहा, झूठे इनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही है। बीजेपी वाले न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करते हैं। एफआईआर के मुताबिक असद की बाइक सड़क से नीचे गिर गई थी। इंडिया के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उबड़ खाबड़ जमीन होने के बावजूद बाइक पर एक भी खरोंच नहीं आई। यह भी सवाल उठा कि बाइक में चाबी नहीं लगी थी, बाइक पर कोई नंबर नहीं था। इससे जांच के दौरान बाइक के मालिक को पहचानना मुश्किल हो गया। अब आपको बताते हैं इसकी जांच में सामने क्या। 30 सितंबर को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। असद और गुलाम के मामले में राज्य और मजिस्ट्रेट की जांच में पुलिस की कोई गलती नहीं पाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा की अध्यक्षता में बने न्यायिक आयोग की जांच वर्तमान में चल रही है। अगला नाम आता है विकास दुबे का, जिसकी गाड़ी पलट गई थी, फिर एनकाउंटर हुआ। 2 जुलाई 2020 को पुलिस की एक टीम गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने बिकरू गांव गई थी। विकास और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्र सहित 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। विकास फरार हो गया। विकास ने एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सरेंडर किया। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना था कि उसने विकास को गिरफ्तार किया था। यूपीएसटीएफ के मुताबिक 10 जुलाई को विकास को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के पास ही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार होकर पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में विकास को गोली मारनी पड़ी। विकास दुबे गैंग के 5 अन्य लोग को भी इनकाउंटर में मारे गए। अब विकास दुबे के इनकाउंटर पर जो सवाल उठे, विकास की गिरफ्तारी से एक दिन पहले इसी तरह उसके 2 साथियों की यूपीएसटीएफ से मुठभेड़ में मौत हो गई थी। विकास के साथ भी ऐसा ही कुछ होने की आशंका थी। उसके इनकाउंटर पर कई सवाल उठे। उज्जैन से कानपुर तक 1200 किलोमीटर के सफर में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन कानपुर के पास पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें विकास बैठा था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि विकास दुबे के पैर में रात पड़ी है, वो कुछ दूर भी ठीक से चल नहीं पाता था, तो पुलिस कर्मियों की पकड़ से कैसे भाग गया। कार से लाने के दौरान विकास को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। काफिले के साथ चल रहे पत्रकारों को कुछ ही दूर पहले रोक दिया गया था। जांच में क्या सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान की अध्यक्षता वाले पैनल ने मामले की जांच शुरू की। इसमें कहा गया कि जुलाई 2020 में विकास दुबे और उसके साथियों की मौत के बारे में पुलिस ने जो कहा है उसमें कोई संदेह या शक नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आपराधिक जांच, मजिस्ट्रेट जांच और मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार के एक्शन में कोई दोष नहीं पाया है। अगला नंबर मुन्ना बजरंगी का आता है। हाई सिक्योरिटी जेल में पिस्टल से उनकी हत्या हुई। मुख्तार अंसारी के करीबी रहे प्रेम प्रकाश सिंह और मुन्ना बजरंगी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या का आरोप था। 2018 में उसे झांसी से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया। 9 जुलाई 2018 को कोर्ट में पेशी से कुछ घंटे पहले ही कथित रूप से जेल में बंद गैंगस्टर सुनील राठी ने मुन्ना का झगड़ा हो गया। राठी ने हाई सिक्योरिटी बैरक में पिस्तौल से गोली मारकर मुन्ना की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 10 गोलियां लगने से मुन्ना की मौत हुई। सुनील राठी ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली। हत्या से ठीक एक दिन पहले मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने जेल के भीतर मुन्ना की हत्या की आशंका जताई थी। कथित रूप से जिस पिस्टल से मुन्ना की हत्या हुई उसे एक मैगजीन और 22 जिंदा कारतूसों के साथ जेल में एक पानी की टंकी से बरामद किया गया। मुन्ना बजरंगी के रिश्तेदार हेमंत सिंह का आरोप था कि प्रशासन ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के मुन्ना को बागपत जेल में दाखिल किया, जबकि उसे पुलिस लाइन लेकर जाना था। जांच में क्या सामने आया। फरवरी 2020 में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने बागपत से अरविंद, बबलू और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया। जनवरी 2023 में केस की जिम्मेदारी सीबीआई की दिल्ली यूनिट को सौंपी गई, लेकिन अभी तक मामले की जांच में कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगला नंबर पुष्पेंद्र यादव, जिसका इंस्पेक्टर से झगड़ा हुआ, कुछ घंटों बाद इनकाउंटर हुआ। पुष्पेंद्र यादव के पास 2 ट्रक थे जिससे बालू की ढुलाई का काम करता था।
पुलिस का आरोप था कि पुष्पेंद्र खनन माफिया था। 2019 में झांसी के मोठ थाने के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने अवैध माइनिंग के आरोप में पुष्पेंद्र का ट्रक जब्त कर लिया। करीब 1 महीने बाद 8-9 अक्टूबर की रात पुष्पेंद्र ने एसएचओ चौहान को मिलने बुलाया। जब चौहान पहुंचे तो पुष्पेंद्र और उसके 2 साथियों ने चौहान पर हमला कर दिया और उनकी कार लेकर भाग निकले। एसएचओ चौहान के चेहरे पर फायर बर्न के निशान मिले थे। पुलिस के मुताबिक रात को करीब 2:30 बजे पुष्पेंद्र की कार करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह देखी गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुष्पेंद्र और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुष्पेंद्र मारा गया। इसके 2 साथी भाग निकले। पुलिस ने पुष्पेंद्र के आपराधिक इतिहास का दावा किया था। उस पर गुंडा एक्ट सहित कई मामले दर्ज थे। अब इस इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए। पुष्पेंद्र की मौत के बाद परिजनों ने उसका शव लेने से ही मना कर दिया। पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की थी। पुष्पेंद्र के परिजनों का आरोप था कि पुष्पेंद्र यादव और थाना प्रभारी चौहान के बीच नियमित रूप से पैसों का लेन देन होता था। घटना वाले दिन भी इसी को लेकर विवाद हुआ और धर्मेंद्र चौहान ने पुष्पेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 2023 को पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी ने अपने मायके में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुष्पेंद्र के पिता का कहना था कि बेटे की मौत के बाद वो अकेला महसूस कर रही थी। जांच में सामने आया, पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी की शिकायत पर अक्टूबर 2022 में धर्मेंद्र चौहान बाकी पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज कर जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। जांच जारी है, लेकिन अभी इस मामले में एजेंसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अब आगे अन्य कोई गैंगस्टर हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जिनकी कस्टडी में मौत पर सवाल उठे। अंशु दीक्षित, मुकीम काला, मिराजुद्दीन उर्फ मिराज। 14 अप्रैल 2021 को चित्रकूट जेल के अंदर 3 गैंगस्टर मुकीम काला, मिराजुद्दीन उर्फ मिराज और अंशु दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी। जून 2023 में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी गैंगस्टर खान मुबारक को इलाज के लिए हरदोई जिला अस्पताल भेजा गया था। महज 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। नवंबर 2022 में गैंगस्टर मुनीर मेहताब की वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसे तबीयत बिगड़ने के बाद सोनभद्र जेल के अस्पताल लाया गया था। 7 जून 2023 को गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी को लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय वक्त 16 राउंड गोली मारी गई। अस्पताल से ले जाते वक्त मौत हो गई। योगी सरकार में पुलिसिया कार्रवाई के बड़े आंकड़े। 20 मार्च 2017 से 15 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन 6 सालों में 10,814 इनकाउंटर किए। 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 5,942 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल से 16 जवान शहीद हुए और 1505 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। जनवरी 2000 से 15 दिसंबर 2023 तक यूपी के 68 माफियाओं और उनके गैंग के सदस्यों की 3,758 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त की गई है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 124 अरब 4 करोड़ 18,52,161 रुपए की लागत की चल अचल संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। 8 साल में 1300 से ज्यादा इनकाउंटर की शिकायतें भी आई हैं। 2012-13 से 2019-20 के बीच एनएचआरसी को कई ऐसे इनकाउंटरों की 1356 शिकायतें मिली। तो यूपी में इनकाउंटर जारी है, अपराधियों पर कार्रवाई। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।